friends, welcome to my YouTube channel. So I am Dr. Meenakshi Gupta and we are studying lesson 9, that is a friction from Frank Experience Science book. Okay, so what is the friction? ये सब पढ़ेंगे. फ्रिक्शन क्या होता है. अभी तक आपको क्या पता है? फ्रिक्शन होता है जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर रगड़ते हैं तो हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन हो रहा है ना, उसके ऊपर मूव करते हैं टच करके. सो दैट इज़ अ फ्रिक्शन. अभी तक ये पढ़ा है. अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि क्या क्या लिस्ट होती है. लिस्ट है कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन की. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस कौन कौन से हैं. इवेल्युएट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं या कम करते हैं, आपको पता है. सो इस हम चैप्टर में सीखेंगे कैसे हम इंक्रीज़ करते हैं फ्रिक्शन को, कैसे हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, और क्या फ्रिक्शन के कोई एडवांटेज भी है या नुकसान ही नुकसान है, या जो फ्लूइड है उसका भी कोई फ्रिक्शन होता है. सो ये सारी चीज़ें हम इस बहुत अच्छे चैप्टर में सीखने वाले हैं, दैट इज़ अ फ्रिक्शन, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट एंड those who are new on my channel kindly subscribe. So we have learnt in the previous lesson that the force of friction acts between two surfaces that are in contact with each other. तो हमने जब फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ा था, लास्ट चैप्टर था, तो उसमें हमने पढ़ा था फ्रिक्शन आया था. तो फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है? जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं तब उसमें फ्रिक्शन होता है. ठीक है. इट अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. इसका क्या मतलब है ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, फिर से बता रही हूँ. जैसे रोड है, रोड के ऊपर बॉल जा रही है, ठीक है, तो कांटेक्ट में है दोनों सरफेसेस, तो जो बॉल जो आगे मूव करेगी, ये तो बॉल तो मूव कर रही है आगे, तो लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड. अंडरस्टूड. मतलब जिस तरफ में मोशन है उसकी ऑपोजिट साइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है. ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज दैट आर इन कॉन्टैक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उस मूवमेंट के एक तो अपोजिट लगता है और उसके मूवमेंट को अपोज करता है, रोकता है उसको. ठीक है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. अब इसमें डायरेक्शन नहीं आती. फोर्स प्रेशर में डायरेक्शन आती है, इसमें डायरेक्शन नहीं आती. सो पुश अ टेबल विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स. आप ट्राई करके देखो, अपने टेबल को बहुत हल्का सा फोर्स लगाना, पुश करके देखना, आर यू एबल टू मूव इट. तो कभी कभी नहीं होता है, भारी होता है. इट इज़ अनलाइकली दैट यू विल बी एबल टू मूव द टेबल ईजली. तो ये बहुत कम होगा अगर बहुत कम फोर्स लगाओगे कि आप टेबल को मूव कर पाओगे. The hidden force between the base of the table and the floor which opposes the motion of the table on the floor is known as the friction or force of friction. तो यही जो फोर्स है जो हिडन है, छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा. आप तो फोर्स लगा रहे हो, ये दिख रहा है, बट एक हिडन फोर्स भी है जो टेबल का नीचे का फ्लोर है, तला है, बेस है टेबल का, और जो ज़मीन है उसके बीच में लग रहा है. जो सरफेस है वो टेबल के बेस को मूवमेंट के लिए अपोज करती है, तो उसी फोर्स को फ्रिक्शन बोलते हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन बोथ द सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर. अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कांटेक्ट में है दोनों सरफेसेस, उन दोनों पे लगता है. ठीक है, दोनों पे ही महसूस होता है. नाउ देयर इज अ एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द डायरेक्शन इन विच इट एक्ट्स, कि किस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है. सो मटेरियल लिया है, एक हैवी बॉक्स ले लिया, और फ्लैट स्मूथ सरफेस सच एज दैट ऑफ द फ्लोर, ज़मीन ही ले ली फ्लैट. सो प्रोसीजर क्या है? प्लेस अ हैवी बॉक्स ऑन द फ्लोर एंड जेंटली पुश इट एज शोन इन फिगर 9.1. हमने हैवी बॉक्स लिया और उसको इधर से हमने पुश किया. ठीक है, जेंटली पुश किया. सो ऑब्जर्वेशन, द बॉक्स मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस एंड देन स्टॉप्स. पुश करेंगे, बॉक्स थोड़ा सा आगे मूव करेगा और रुक जाएगा. दिस शोज दैट व्हेन वी पुश द बॉक्स इन वन डायरेक्शन द फोर्स एक्ट ऑन इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. वो रुक गया है, इट मीन्स कि इधर की तरफ से फोर्स लग रहा है ना. नहीं तो इधर की तरफ से फोर्स लगता तो क्या होता, ये तो आगे की तरफ पुश होता रहता, बट वो रुक गया तो इट मीन्स इस डायरेक्शन से फ्रिक्शन लग रहा है. सो
इससे ये पता चलता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, विच अपोजेस इट्स मोशन ऑन द फ्लोर. सिमिलरली व्हेन वी पुश द बॉक्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इट मूव्स for some distance and then stops because of the force of friction. और सिमिलरली अगर आप इधर तरफ से पुश करते तो क्या होता, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट लगता, थोड़ी दूर ये जाकर रुक जाता. ठीक है. नाउ कंक्लूजन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन द बॉक्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉक्स, कि जिस तरफ हम फोर्स लगाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में force of friction लगता है. In activity 1 it must be noted that the force of friction comes into play between the surface of the floor and the surface of the box which are in contact with each other. अब क्या है, इससे यही तो पता चलता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा तो जो बॉक्स का बेस था उसके बीच में लगा था सरफेस के, और जो ज़मीन थी उसकी सरफेस के बीच में लगा था जो कांटेक्ट में थे. It always opposes the motion of a body of a surface and in thus an example of the contact force. अब ये कांटेक्ट में थे. ठीक है. लास्ट चैप्टर में हमने टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े थे, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ कांटेक्ट फोर्स का. हाउ डज फ्रिक्शन ओरिजिनेट. अब ये फ्रिक्शन पैदा ही कैसे होती है, ओरिजिनेट कैसे होती है. फ्रिक्शन इज क्लोजली रिलेटेड टू द रफनेस और अनइवननेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि क्या होता है, कोई भी सरफेस है, आप मार्बल लगा लो या आपने टाइल्स लगा ली है या बेड की कोई सरफेस कुछ भी है, तो आपको वैसे तो बहुत स्मूथ दिखेगा कि नहीं ये बहुत स्मूथ है, लेकिन बहुत माइन्यूटली अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो छोटा छोटा सा ऐसा दिखता है, इर्रेगुलर. ठीक है. तो वो यही कह रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है वो क्लोजली रिलेटेड है टू द रफनेस और अनइवननेस ऑफ द सरफेस ऑफ कांटेक्ट. अब एक तो ये था बॉक्स का बेस, और एक जो ज़मीन है उसमें भी छोटे छोटे से इस तरीके से हैं, तो जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो आपस में रगड़ खाते हैं, तो इससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. सो रफ सरफेसेस ऑफर मोर फ्रिक्शन दैन स्मूथ सरफेसेस. जितनी ज़्यादा रफ सरफेसेस होंगी उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी एज़ कम्पेयर टू द स्मूथ सरफेस. स्मूथ सरफेस में कम फ्रिक्शन होती है क्योंकि वो स्मूथ है, और जितना ज़्यादा रफ होता जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा. नो सॉलिड सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ. कितनी भी कोई भी सॉलिड सरफेस है वो कोई कभी भी परफेक्टली स्मूथली नहीं होगी कि उसमें कुछ भी रफनेस ना हो. इवन अ सरफेस दैट अपीयर स्मूथ टू द नेकेड आई, जो हम आंखों से देख रहे हैं कि ये तो बहुत ही स्मूथ है, इज़ एक्चुअली रफ. वो रफ होती ही है. द डिग्री ऑफ द रफनेस वेरी फ्रॉम सरफेस टू सरफेस. अब कितनी रफनेस होगी वो अपने अपने सरफेस पे डिपेंड करता है, पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है. अ क्लोजर लुक एट द सरफेस थ्रू अ हाई पावर मैग्नीफाइंग लेंस और द हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, इनसे देखोगे तो क्लियरली शो दैट द सरफेस हैज़ माइन्यूट क्रेस्ट एंड द ट्रॉट्स, क्रैक्स एंड बम्प्स और हिल्स एंड वैलीज. तो ये सारी रफनेस इस पे प्रेजेंट होती है. These are known as the irregularities or the imperfections. इनको हम क्या कहते हैं, irregularities कहते हैं, imperfections कहते हैं. When the irregularities of the two surfaces interlock, देखो ये आपस में फंस रही है ना, तो जब ये जो irregularities आपस में interlock होती है, फंसती हैं, जब उस पर मूव करते हैं, the friction is generated between them, उनके बीच में friction produce होता है. Figure 9.2 shows the interlocking of the two solid surfaces sliding over each other. ये interlocking ही शो करता है जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं. When seen through a horizontal microscope, जब horizontal microscope से देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि ये रफनेस है सरफेसेस की दोनों की, और ये आपस में इंटरलॉक हो रहे हैं, मतलब फंस रहे हैं. ठीक है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो अराइजेज ड्यू टू फोर्सेज ऑफ एडहेशन. ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये एडहेशन की वजह से भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो आपस में चिपक जाते हैं, आपस में फंस जाते हैं. व्हेन टू रफ सरफेसेस कम इन कॉन्टैक्ट, कोई दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आती हैं, मैनी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आर फॉर्म्ड, बहुत सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बनते हैं जहाँ जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है. द एटम्स और द मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट सच पॉइंट्स गिव राइज टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ एडहेशन. तो वहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है तो दूसरी सरफेस पे वो एडहेशन बना लेते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, चिपक जाते हैं.
विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, जिससे उससे मूव करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उससे हटाना दूर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसको बोलते हैं फोर्सेस ऑफ एडहेशन, और ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स। टू ही फैक्टर्स हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट में सरफेसेस हैं, ठीक है, उनकी नेचर क्या है। मतलब अगर स्मूथ होगा फ्रिक्शन कम होगा, रफनेस ज़्यादा होगी तो इट मीन्स फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अनदर इज द फोर्स विद विच द टू सर्फेसेस आर प्रेस टुगेदर। अब अगर हमने कोई चीज़ रखी, हमें उसको मूव करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को देखना है, तो थोड़ा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, हमें लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है। उसको मूव करने के लिए क्या करेंगे, हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को, उससे ज़्यादा ही हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो द फोर्स विद विच द टू सर्फेसेस आर प्रेस टुगेदर, या वो वाला फोर्स कि जिसमें दोनों सरफेसेस आपस में प्रेस हो रखी हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, उसी को, उस पे ही ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। एक तो नेचर हो गया, या दोनों जो सरफेसेस हैं वो किस प्रेशर से कांटेक्ट में आ रखी हैं, कितना प्रेशर है इन दोनों के बीच में, कितना जुड़ाव है, उस पर डिपेंड करता है। द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। The friction depend upon the smoothness or the roughness of the two surfaces which are in contact with each other. Roughness और smoothness पे depend करता है। More the roughness, greater is the force of frictions. और एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रखी है, that is activity 2 to understand this. इसका एम क्या एक्टिविटी का? To prove that the force of friction depend on the nature of the surface. कि जो force of friction है वो सरफेस की नेचर पे डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अभी जो कांटेक्ट में है वो तो ऐसा तो नहीं है कि ये ऊपर वाली कांटेक्ट में, नहीं, ये जो नीचे वाली है यही तो कांटेक्ट में सरफेस पे है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। तो एक मटेरियल लिया, एक ईंट ले ली, ब्रिक ले ली, एक स्प्रिंज ले लिया, एक स्प्रिंग बैलेंस ले लिया, एक पॉलीथीन बैग ले लिया और एक वायर रोप ले ली हमने। तो क्या किया प्रोसीजर? प्लेस अ ब्रिक ऑन द फ्लोर। ज़मीन पे हमने ईंट को रख दिया, टाई अ स्प्रिंग अराउंड इट एंड फिक्स अ स्प्रिंग बैलेंस टू द स्प्रिंग। अब क्या किया हमने? स्प्रिंग को बांधा और उसके स्प्रिंग में हमने एक स्प्रिंग बैलेंस को लगा दिया। नाउ जेंटली पुल द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विच इन टर्न विल पुल द ब्रिक। तो जो हम स्प्रिंग बैलेंस को पुल करेंगे तो जो ब्रिक है वो भी तो साथ में आएगी। नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विद द ब्रिक जस्ट बिगिन्स टू मूव। तो हमने वो रीडिंग नोट करनी है जब उस ईंट ने, ब्रिक ने मूव करना स्टार्ट ही किया था। सो ऑब्जर्वेशन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इंडिकेट अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमने फोर्स में भी पढ़ा था कि जो स्प्रिंग बैलेंस पे जो मेजरमेंट आएगी वो फोर्स आती है। तो जिस पे मूव करना स्टार्ट ही हुआ वो आया कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस ऑफ ब्रिक एंड फ्लोर के बीच में लग रहा था, तो वो ये शो किया। नेक्स्ट में हमने क्या किया? रैप अ पॉलीथीन बैग अराउंड द ब्रिक। ब्रिक के चारों तरफ हमने पॉलीथीन लगा दी एंड रिपीट द एक्टिविटी। वापस से हमने उसको पुल किया। ऑब्जर्वेशन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज लेसर दिस टाइम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस बारी जो है वो लेसर क्यों है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि पॉलीथीन लगा दी, वो स्मूथ होती है, जब उसको पुल करेंगे तो वो इजीली पुल हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गई। दिस इंडिकेट्स दैट द पॉलीथीन बैग मेक्स द सरफेस ऑफ द ब्रिक स्मूदर एज कम्पेयर टू द अर्लियर केस हैज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द फ्लोर डिक्रीजेस। इसलिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था फ्लोर के साथ वो कम हो गया। अब क्या प्रोसीजर किया? नेक्स्ट, रैप अ क्वायर रोप अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। ए रोप हमने चारों तरफ बांध दी, फिर से हमने रिपीट करी। क्या ऑब्जर्व करोगे? द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज ग्रेटर, क्योंकि रस्सी बांध दी वो तो और ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेगी। तो क्या देखोगे? जो स्प्रिंग बैलेंस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया, रीडिंग आया, वो और भी ज़्यादा आई देन द इनिशियल रीडिंग, जो फर्स्ट रीडिंग थी, when the brick was not wrapped with anything. This indicate that the coir rope makes the surface of the brick rough as compared to the initial case and hence the force of friction with the floor increases. The force of friction बढ़ गया। Conclusion, friction depend on the nature of the two surfaces in contact। कि कितना फ्रिक्शन होगा वो डिपेंड करेगा
कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं उनके बीच में नेचर क्या है सरफेसेस की, रफ है या स्मूथ है। ऑलराइट, ना सेकंड है एक्टिविटी नंबर 3 टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, कि सरफेस की नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है या जिस पे वो मूव कर रहा है उसकी नेचर क्या है। एक तो कांटेक्ट की सरफेसेस हो गई, अब सरफेस की नेचर क्या है, अ वुडन बोर्ड, अ मार्बल, अ स्टैक ऑफ बुक्स, वाटर, अ न्यूज़पेपर, अ ब्लैंकेट, अ बॉयल पेन, अ स्केल, ये सब ले लिया। अब क्या किया हमने, बुक्स रख ली, उसके ऊपर एक वुडन बोर्ड ऐसे बिछा लिया, रख दिया जो इंक्लाइंड है, मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ है। सो मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर बाय कीपिंग अ वुडन बोर्ड ऑन द टिल्टेड पोजीशन, टिल्ट करके रख दिया, सपोर्टेड बाय अ स्टैक ऑफ बुक्स। मेक अ लाइन पी क्यू विद अ बॉल पेन विद द अपर हाफ ऑफ द वुडन बोर्ड, हम इस पर एक लाइन लगा देंगे वुडन बोर्ड पे। नाउ टेक अ मार्बल एंड रिलीज इट फ्रॉम द लाइन पी क्यू, तो पी क्यू से जब एक मार्बल को छोड़ेंगे, क्या किया हमने, इस पे एक लाइन लगा दी वुडन बोर्ड पे, और उससे हमने एक मार्बल छोड़ा, मार्बल तो गोल गोल सा होता है ना, तो क्या हुआ, नाउ टेक अ मार्बल एंड रिलीज इट फ्रॉम द लाइन पी क्यू, द मार्बल विल मूव डाउन फ्रॉम द वुडन बोर्ड एंड ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द फ्लोर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। तो क्या होगा कि मार्बल जो है यहाँ से लुढ़कता हुआ जाएगा और आगे की तरफ चला जाएगा और आगे जाके रुक जाएगा। ऑब्जर्वेशन, हाउ फार हैज़ द मार्बल मूव टू द ऑन द फ्लोर, अभी आप इमेजिन ही कर सकते हो कि थोड़ा दूर तक जाएगा। मेजर द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द स्केल, तो आप उसको डिस्टेंस को मेजर करोगे। प्रोसीजर, रिपीट द अबव एक्टिविटी विद स्प्रेडिंग अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द फ्लोर, अब आपने सेम एक्टिविटी करी और आपने फ्लोर पे न्यूज़पेपर बिछा दिया। मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मार्बल ऑन इट, अब उसी लाइन से आप मार्बल को जब छोड़ोगे पी क्यू लाइन से तो क्या होगा, थोड़ा आगे जाके वो यहीं पर पास में ही रुक जाएगा मार्बल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मार्बल इज लेसर ऑन द न्यूज़पेपर शीट दैन ऑन द फ्लोर, जितना वो फ्लोर पे आगे गया था उससे कम ट्रैवल वो न्यूज़पेपर पे करता है। क्यों करता है, बिकॉज द फ्रिक्शन प्रोड्यूस बिटवीन द न्यूज़पेपर शीट इज़ मोर दैन प्रोड्यूस बाय द फ्लोर, क्योंकि न्यूज़पेपर ने जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करी वो फ्लोर से ज़्यादा थी। नेक्स्ट, रिप्लेस द न्यूज़पेपर विद द ब्लैंकेट, अब न्यूज़पेपर को हमने ब्लैंकेट से ही रिप्लेस कर दिया। अब वापस से हम मार्बल को गिराएंगे तो क्या होगा कि कम दूरी पे जाएगा, हो सकता है कि वो लुढ़क के यहीं रुक जाए, है ना। सो ऑन द ब्लैंकेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मार्बल इज़ द लीस्ट, सबसे दूरी कम जो होगी वो ब्लैंकेट पे होगी। दिस मीन्स दैट द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ब्लैंकेट इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर पे अब जो फ्रिक्शन थी उससे ज़्यादा ब्लैंकेट पे है। सो क्या कंक्लूजन निकला, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ओके, सो द फोर्स विद विच द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर, तो ये सेकेंड रीज़न है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी, इसको आप ज़रूर देखना। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप ये सब करते हो तो मुझे मोटिवेट मिलता है कि मैं डेली की डेली एक वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। सो काइंडली हेल्प यू एंड मी, सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।